रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। शायद ये साल का वो समा होता है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस समय यूपीएससी के रिजल्ट्स आते हैं और बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो वेट करते हैं कब बदलता दौर में जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सिलेक्ट हुए हैं उनसे मैं बातचीत करूं और उनको आगे की डायरेक्शन मिले। आज हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं जिन्होंने इस साल 91st रैंक हासिल किया है, आज हम आपको उनसे मिलाएंगे और ये हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है। आज हम मोनू गर्ग से बात करेंगे। मोनू बहुत ही डियर फ्रेंड है और रेडियो पे कई बार ये क्विज में हमारे जीते हैं, कपल ऑफ टाइम्स ही वाज विनर इन क्विज। तो दिल खोल के बात करेंगे और जानेंगे कैसी इनकी जर्नी रही, काफी स्ट्रगल रहा लाइफ में और कैसे प्रेपरेशन की, इन सब पर आज हम बात करेंगे। मोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो उड़ान पे एंड हमारी पूरी टीम और कम्युनिटी की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार दानिश सर, नमस्कार जो भी श्रोताजन मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे रेडियो उड़ान पे आने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ पे इंटरव्यूज देखा करता था, कुछ दिन मैंने जरूर पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं जीता भी था, पर सर आपके साथ एक इंटरव्यू मुझे करना था, वो आज मुझे मौका मिला, मैं इसके लिए काफी खुश हूँ। बढ़िया। तो जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो यू टोल्ड कि जब आप ब्लाइंड हुए और जब आप करियर के लिए सर्च कर रहे थे तो यू सर्च रेडियो उड़ान एंड फाउंड सम यूपीएससी इंटरव्यूज, तो उससे आपको मदद मिली। वुड यू लाइक टू शेयर दैट? जी सर। सर 2014 या 2015 में मुझे पहली बार पता लगा, जब मैं 8th क्लास में था, कि मुझे कुछ बीमारी है जिसके कारण मैं देख नहीं पा रहा। तो उस टाइम पे मैं कुछ भी बुक्स में पहले कुछ पढ़ पाता था, पर धीरे धीरे मुझे वर्ड्स दिखने कम हो गए और मैं कुछ लिखता था तो वो भी लाइनें ओवरलैप होने लगी। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे पास कोई करियर का ऑप्शन नहीं है, तो मैं कौन सा करियर यहाँ पे कर सकता हूँ। क्योंकि पहले मुझे था कि शायद मैं डॉक्टर बनूँ या फिर इंजीनियर बनूँ या साइंस लेके कुछ करूँ। इस समय मुझे लगा कि साइंस और मैथ तो करना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि डिसेबल्ड पीपल एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो मुझे आपका चैनल रेडियो उड़ान दिखाया था यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मैंने कुछ लोग जैसे कि प्रवीण चरण सर और इन सब की मुझे वीडियो शो करी। वो सिविल सर्विस में ऑलरेडी सिविल सर्वेंट थे यूपीएससी क्लियर करके। तो तब मुझे 2018 या 2019 में इन सब टाइम पे पहली बार पता लगा कि ऐसे रियल में पॉसिबल है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी यूपीएससी एक्सेप्ट करता है और ये करियर ऑप्शन हो सकता है, और ये इतना अच्छा करियर ऑप्शन है कि हम इसमें सोसाइटी को गिव बैक भी कर सकते हैं। तो पहली बार मुझे बताने के लिए कि पीडब्ल्यूडी कहाँ तक पहुँच सकते हैं और कितना स्कोप है, वो रेडियो उड़ान का उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। बढ़िया, थैंक यू सो मच। और मोनू, सबसे पहले तो हमें अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताओ और आप कहाँ से आते हो और कैसा फील हो रहा है अब? जी सर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने अपना पूरा बचपन और हर चीज जयपुर में बिताई है। उसके बाद में मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ था अपने कॉलेज के लिए। सर मेरी डिसेबिलिटी मुझे 8th में पता लगी थी। उस टाइम पे इसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूरे अलग अलग जगह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाने के बाद भी, एम्स, गंगाराम, जयपुर का एसएमएस, तब भी पता नहीं लग पा रहा था। एट द एंड उन्होंने बोला कि रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है। जब और आगे टेस्ट कराया तब पता लगा कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या फिर मैकुलर डिजेनरेशन में कोई एक दिक्कत है। सर ये दिक्कत तो थी, साथ में मुझे निस्टैग्मस भी था।
तो मेरा आई बॉल रोटेट करता था, तो कुछ भी और पढ़ने में दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती थी, तो जितना विजन था वो भी ब्लर हो जाता था। सर अभी जब मेरा यूपीएससी क्लियर हुआ है, जब मेरा इतनी अच्छी रैंक आई है, तब मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मेरे आसपास मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मेंटर्स, गाइड, जिन लोगों ने उस समय मेरा साथ नहीं छोड़ा था, मुझे मुसीबत थी, वो आज लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, तो ये फील करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि वो लोग खुश हैं और मैं उनका जो स्ट्रगल था और जो जो उन्होंने मेरी मेहनत करी थी, मैं उनको कुछ वापस दे पाया, उनको वो खुशी दे पाया। बिल्कुल। और ये बताओ कि डिसेबिलिटी के चैलेंजेस तो रहे ही हैं, बट हमने जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपने पहले भी बात की है, अनफॉर्चुनेटली आपके फादर साहब ने भी आपको छोड़ दिया था। देयर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज बट डिसेबिलिटी वाज वन ऑफ देम। तो वो एक अलग चैलेंजिंग पार्ट था। आप अपने नानी के घर रह रहे हो, नाना के घर रह रहे हो, तो उस सिनेरियो में इतने चैलेंजेस के बाद फिर डिसेबिलिटी होने के बाद यहाँ तक पहुंचना, ये अपने आप में हेड्स ऑफ है आपको और आपके परिवार को, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताओ, कितनी चैलेंजिंग मोमेंट्स थी ये वाली। जी सर। सर चैलेंजेस तो होते हैं और मुझे लगता है कि चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, किसी में थोड़े ज्यादा थोड़े कम, पर अगर हम उन चैलेंजेस को एक रोड ब्लॉक ना देखें कि ये तो रुकावट आ गई जिंदगी में, ज्यादा हम उनको देखें कि ये एक चुनौती है और हमें इसको स्वीकार करना है, हम उसको थोड़े एक गेम की तरह देखें कि एक चैलेंज आया है और हमें इसको एक्सेप्ट करना है और उसके लिए हमें काम करना है, तो हम उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे और प्रोडक्टिव वे में देख पाएंगे चैलेंजेस को। सर जब मैं 8th क्लास में था तो उस टाइम पे मेरी पढ़ाई बिल्कुल वो हो गई थी कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि टॉक बैक और जॉज और ऐसी चीजें उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो तब मेरी मम्मी को पूरा जो भी सिलेबस था, एनसीईआरटीज और टेक्स्ट बुक्स, कोई भी फाइल हो गई, क्लास नोट्स हो गए, मेरी मम्मी स्कूल जाती थी और वहां से स्कूल की हेल्प से वो सारा मटेरियल लेके आती थी और मुझे वो पढ़ के सुनाती थी। मतलब ऐसे ऐसे दिन भी थे कि बोर्ड के एग्जाम के जस्ट पहले उन्होंने मुझे पूरा सुबह से लेकर रात तक उन्होंने रीडिंग लगाई है ताकि मैं उसको सुन के एग्जाम में लिखा पाऊँ। अगर मुझे उस टाइम पे स्क्रीन रीडर या टॉक बैक के बारे में पता होता तो शायद मेरी मम्मी को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि मैं खुद से कुछ वो चीजें कर पाता। मुझे उनके बारे में पता लगा काफी लेट, जब मैं कॉलेज में आया तब मैं और मेरे जैसे लोगों से मिला जिनको सेम बीमारी थी, तब उन्होंने मुझे अवेयर कराया कि टॉक बैक नाम की चीज होती है और ये काफी अच्छी होती है। सर शुरू में वो ट्रांजिशन फेज जो था टॉक बैक सीखने वाला, वो मुझे काफी परेशान किया था। जैसे ही मैं टॉक बैक खोलता था मुझे समझ नहीं आता कमांड क्या थी, तो मैं उसको बंद करके रख देता था कि मैं फोन यूज नहीं कर पाऊंगा शायद कभी भी। पर वो फ्रेंड्स ने मुझे बैठ के पूरा ढंग से समझाया, उन्होंने सिखाया कि नहीं, हमें कंटिन्यू करना चाहिए और ये ही फ्यूचर है। अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, आपका स्कोर्स भी इंप्रूव होंगे और हर चीज इंप्रूव होगी। तो टॉक बैक की काफी हेल्प रही। तो इसी से सर मैंने अपने कॉलेज में 2nd रैंक भी ली अपने सभी और कैंडिडेट्स के साथ में जो भी कॉलेज में थे, हिंदू कॉलेज में। तो मेरा यही है कि अगर अवेयरनेस फैलाई जाए तो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन काफी अवेलेबल है, पर उनको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनसे वो चैलेंजेस पूरे तो नहीं सही हो सकते पर काफी हद तक सही हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल वो सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोगों के लिए समझना, फैमिली का सपोर्ट। जब आप ऑलरेडी अपने फैमिली में ऑल सॉर्ट ऑफ इश्यूज से निपट रहे हो, उसके बीच में जब आप अपनी नानी के घर आते हो तो उसमें उनका भी माइंडसेट कि उन्होंने भी आप में बिलीव दिखाया कि इसको पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, आपकी माता जी का फुल सपोर्ट, आपको रीड आउट करना है डे एंड नाइट। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे बच्चों को डिसेबल्ड कम्युनिटी में ऐसा नहीं मिलता जिसके कारण से वो शायद जो वो अचीव कर सकते हैं नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट कैसे आपकी फैमिली का इतना स्ट्रांग था डिसेबिलिटी को लेके, इसके बारे में थोड़ा बताओ। जी सर, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट होता है इंटरसेक्शनलिटी। जब कोई दो प्रकार के भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन आते हैं, जैसे कि कोई डिसेबल्ड है और उसका जेंडर फीमेल है, तो उसको वो डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो साथ ही में जब मेरी मदर एक सिंगल पेरेंट थी, मैं ओनली चाइल्ड था और तब मुझे डिसेबिलिटी हुई, तब उस टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं था कैसे कर सकते हैं। पर वो उस डिसअपॉइंटमेंट को लेके नहीं बैठे। मैं जो भी आज हूँ उसमें जो इकोसिस्टम मेरा बना, जो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम था, पूरा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर वो उस टाइम पे मुझसे उम्मीद हार जाते तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता। पर उन्होंने उस टाइम पे वो ट्रस्ट नहीं खोया मुझ पे। जब मैं मेरे नानी के घर पे आया भी, तो यहाँ पे जितने भी लोग थे, मेरे मामा थे या मेरी मौसियाँ थी या मेरे नाना थे, उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया कि डिसेबिलिटी है भी तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब उन्होंने मुझे रोल मॉडल दिखाए कि जैसे स्टीफन हॉकिंग्स है, तो उन्होंने भी कितना कुछ अचीव कर लिया। उन्होंने व्हील चेयर पे बैठ के पूरा कॉस्मोस को, पूरे यूनिवर्स को उन्होंने घूम लिया केवल अपने दिमाग की शक्ति से। तो अगर मैं भी वो करूं, उनको रोल मॉडल को मानूं, अगर वो अच्छा कर सकते तो मैं अच्छा क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कभी एहसास भी नहीं दिया कि मुझे कोई डिसेबिलिटी है। कोई भी मैनेजमेंट वाली चीज होती थी, जैसे मुझे कहीं लेके जाना है या फिर उस टाइम पे मोबिलिटी इश्यूज भी थे,
तो वो मुझे ऐसे एहसास नहीं देते कि वो मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। वो मुझे कंफर्टेबल फील करा के मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती थी तो वो कर देते थे। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। बिल्कुल, कुडोस टू योर फैमिली। एंड बाकी लोगों को भी इससे सीखना चाहिए, और जिन बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है उनको ये वाला इंटरव्यू जरूर सुनाना चाहिए। मोनू, ये बताएं, अब आप साहब पीएचडी भी कर रहे हैं, जी सर। तो दो चीजें जाननी है मुझे। एक तो यूपीएससी की ओवरऑल जर्नी कैसे, कब से ये शुरू हुआ, और आपने कब इसकी प्रिपरेशन शुरू की, और किस तरह की जर्नी रही ये? और क्या इससे पहले भी आप अपीयर हुए थे? ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? और दूसरा, क्योंकि आप पीएचडी भी कर रहे हैं अब, तो अब आपको वो तो छोड़नी पड़ेगी, तो यूपीएससी ही क्यों? जी सर, मैंने सबसे पहले तो बहुत बचपन में सुना था कि आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि मेरे नाना है वो उस टाइम पे फ्री आई डोनेशन कैंप करा करते थे। वो कैटरैक्ट की सर्जरी कराते थे। उन्होंने ऑलमोस्ट 140 फ्री कैंप्स लगाए जिनके अंदर हजारों लोगों को फ्री में कैटरैक्ट की सर्जरी कराई है। तो उस टाइम पे मुझे उनको बहुत सारी परमिशन लेने जाना पड़ता था, तो आईएएस से उनका कॉन्टेक्ट होता रहता था। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि आईएएस काफी पावरफुल पोस्ट होती है जिससे अपन सोसाइटी का रियल में चेंज ला सकते हैं और रियल परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि फ्यूचर में मुझे आईएएस बनना है। पर जब सर डिसेबिलिटी हुई तब थोड़ा मुझे लगा था कि मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। तब मैंने इंटरव्यूज देखे कुछ आईएएस ऑफिसर्स के, आपके चैनल पे भी और जगह पे भी। तब मुझे लगा कि हाँ, ये ऑप्शन एक अच्छा है और यहाँ पे करा जा सकता है। तो वहां से मुझे मोटिवेशन था। तब मैंने इसलिए यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत शुरू की फेज से थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स फॉलो करना, वो सब शुरू कर दिया था ताकि मुझे आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो पता रहता रहे। पर जो मेनली मैंने जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी वो मैंने कोविड की बात स्टार्ट करी, क्योंकि तब कॉलेज बंद हो चुका था और ऑनलाइन मीडियम से सब कुछ हो रहा था। तो ऑनलाइन क्लास करने के बाद जो मेरे पास टाइम बच रहा था, तब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तो मुझे लगा कि यूपीएससी मैंने सोचा था तो अभी सही समय है, अभी मेरे पास 2-3 साल है कॉलेज के, तो मैं क्यों ना यूपीएससी की पढ़ाई थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करूँ यूट्यूब से देख। तो तब मैंने यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखे कि यूपीएससी होता क्या है। पहले उसके बारे में अच्छे से जाना कि मुझे सर्विस क्या करनी पड़ेगी और इसमें कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का क्या होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या क्या रिसोर्सेज को रेफर करना पड़ता है, वो रिसोर्स मुझे कहाँ मिल सकते हैं, वो पीडीएफ अवेलेबल है कि नहीं है, मैं ऑप्शनल कौन सा लूंगा, उस ऑप्शनल का मटेरियल एक्सेसिबल फॉर्मेट में होता ही नहीं होता है। तो ये सब करते हुए 2021 में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। 2023 के पहले मैं अपना अटेम्प्ट नहीं दे पाता था क्योंकि मेरी एज 21 से कम थी। 2023 में जब मैं 21 ईयर्स का हुआ तब मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स हो गया, वो भी बहुत खुशी की बात थी। पर मुझे लगा था कि अब मेरा प्रीलिम्स हो चुका है तो फिर तो मैं पूरा एग्जाम में क्लियर कर लूंगा, कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स निकाल लिया तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पर सर यूपीएससी ऐसा है कि वो रियलिटी चेक आपको देता ही देता है। तो मेरा आज तक कोई भी एग्जाम अटका नहीं था, पर यूपीएससी का मेंस 2023 वाला वो पहला एग्जाम था जो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो भी सर 40 मार्क्स से नहीं हो पाया। तो तब उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं यूपीएससी को समझ रहा था कि मैं तो उसको कॉन्कर कर लूंगा, पर यूपीएससी इतना ईजी भी नहीं है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा और सीरियसली करना पड़ेगा और चीज़ों पे एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने बचे हुए टाइम पे पूरा फोकस किया कि मैं उसकी निटिग्रिटीज को और बेहतर कर पाऊँ। और सर 2024 में मैंने फिर अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया जिसमें मेरा अभी 91st रैंक आया है। और यूपीएससी ही क्यों? सर यूपीएससी ही मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि और सारी सर्विस अच्छी है, किसी में कुछ कमी नहीं है, सब एक सोसाइटी के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। पर बीइंग एन आईएएस ऑफिसर सिस्टम का पार्ट होकर जो सिस्टम में खामियां हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सर पॉलिटिक्स साइंस में कहा जाता है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो शेप करते हैं और सारे डिसिप्लिन को, इकोनॉमिक्स को, सोसाइटी को और हर चीज को। तो अगर मैं उस पॉलिसी मेकिंग में जाके जो लैक्यूनाज हैं उनको अगर इम्प्रूव कर पाता हूँ, जैसे कि डिसेबिलिटी को लेके भी कुछ लैक्यूनाज हैं, तो अगर उन चीज़ों को मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कर पाता हूँ चेंज, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करूंगा। और सर यूपीएससी इसलिए क्योंकि इसमें कोई एक फील्ड नहीं है बल्कि मल्टीपल फील्ड्स में आपको करने का मौका मिलता है, एक बहुत वाइडर लैंडस्केप मिलता है। जैसे कि आप एक सिविल सर्वेंट होते हुए ना केवल हेल्थ में बट एजुकेशन में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, डिसेबिलिटी में भी कर सकते हैं, जेंडर अपलिफ्टमेंट भी कर सकते हैं। तो सर बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मुझे शुरू से था कि पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, गवर्नेंस कैसे काम करती है, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे पॉलिसी मेकिंग होती है, स्टेट एज इंस्टीट्यूशन कैसे बना, तो उसका पार्ट बनना मेरा बचपन से सपना था और इसलिए मैंने यूपीएससी को चुना। क्या डिसेबिलिटी के लैक्यूनास हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं? जी सर मैंने महसूस किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपने आसपास बिल्डिंग्स हैं, जो रोड्स हैं, वहाँ पे बहुत जगह पे टेक्टाइल प्लेट्स नहीं है, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट नहीं हो पाते हैं, तो मोबिलिटी चैलेंज बहुत बड़ा इशू रहता है, कहीं पे भी जाना हो, कुछ भी करना हो। तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि उसको इम्प्रूव कर पाए। पर टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत जगह पे हुआ है, पर मुझे लगता है कि उसमें अभी भी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। सर फॉर एग्जाम्पल
एक सिंपल सी चीज रहती है कि अपन किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं कुछ बेसिक फैसिलिटी लेने के लिए, सरकार का फोकस भी ई गवर्नेंस को प्रमोट करे, डिजिटल इंडिया बनाए, पर उसके अंदर कैप्चा जैसे चैलेंजेस आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि अब खुद से आत्मनिर्भर होकर उसको एक्सेस कर पाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी पॉलिसी में नहीं है तो शायद वो उन चीजों पे ध्यान ना दे, पर बीइंग अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर मैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में रहता हूँ तो मैं उनको ये गाइड कर पाऊंगा, ये इनपुट दे पाऊंगा कि ये चीजें हैं, इनको भी टैकल करना चाहिए। ग्रेट। सो एक्सेसिबिलिटी इज द कोर एरिया यू वांट टू वर्क। जी सर। ये बताएं कि अब बहुत सारे लोग जो हैं ये जो शो को बेसिकली सुनते हैं वो ये समझना चाहते हैं कि आपकी अप्रोच क्या थी, स्ट्रेटजी क्या थी, कितना टाइम आप पढ़ते थे, कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे, क्या प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए, क्या टाइम मैटर करता है, तो ये सारी चीजें किन किन एनजीओ से आपको मदद मिली। तो इस अप्रोच के बारे में हमें डिटेल में बताओ कि क्या जो लोग आगे आपको सुन के बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरह का मटेरियल पढ़ना चाहिए, कहाँ से एक्सेसिबल मटेरियल मिलेगा, ये सारी चीजें आप बताओ। जी सर। सर यूपीएससी का मटेरियल अब कोविड के आने के बाद तो बहुत इजीली अवेलेबल है। किसी भी कोई भी बुक हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, इन सब की पीडीएफ इजीली आपको कहीं पे भी प्राप्त कहीं पे भी मिल सकती है आपको ऐसी पीडीएफ। तो आप अब यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ये कुछ स्टेजेस में होती है, इसकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले सर प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स सबसे मेरे हिसाब से आज भी मुझे सबसे ज्यादा प्रीलिम्स से लगता है, जैसे मैंने 2 बार क्वालिफाई किया उसको, क्योंकि वो बड़ा अनसर्टेन रहता है और उसमें मैथ्स का भी रोल रहता है। सर मैथ्स में विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को थोड़े से इशू आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीसैट में 28 क्वेश्चंस आते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जो इंग्लिश के होते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस को करा करता था 28 के 28, और मेरे उनमें से 1 या 2 ही गलत होते थे। तो अगर हम इतना भी कर लें तो सीसैट लगभग हमारा क्वालिफाई हो जाता है। और मैथ्स की हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन हम कर सकते हैं और क्या क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है, 2 घंटे 40 मिनट रहते हैं। तो उसमें अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हमें ध्यान रखना, हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन करने लायक हैं जो अगर हम कम टाइम पे कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के क्वेश्चन वो मेंटल कैलकुलेशन से और मेंटली रीजनिंग से करे जा सकते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन कि बहुत लंबे और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पे हम जाएं। सीसैट के लिए सर यही रहेगा। जीएस के लिए रहेगा कि बेसिक एनसीईआरटी इजीली अवेलेबल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है, एनसीईआरटी की ऐप भी आती है, या फिर किसी एनजीओ को या कहीं पे भी नॉर्मल गूगल सर्च करके भी मिल सकती है बुक्स। तो उनको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमें उन पर फोकस करना चाहिए। अगर मैप या फॉर्मूलाज वो सब एक्सेसिबल नहीं हो पाते, वो मुझे भी नहीं हो पा रहे थे, तो हमें उन पर ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि मैं मैप नहीं कर पा रहा या फिर डायग्राम में नहीं बना पाऊंगा। हमें जो हम कर सकते हैं उसको इतना परफेक्ट करना चाहिए कि हम उसमें अच्छा कर पाए, उसको बेस्ट से बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाए। तो जीएस के लिए अलग अलग बुक्स हैं, हिस्ट्री के लिए बेसिक एनसीईआरटी तो सबके लिए है ही, पर उसके साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती है, उन्हें हमें रेफर करना चाहिए। न्यूज़पेपर की बात आई तो मैं हिंदू पढ़ा करता था, और इंटरव्यू की स्टेज से जब ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना होता है क्योंकि मेनली करंट अफेयर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ना स्टार्ट करी थी। फिर इनको एक्सेसिबल फॉर्मेट में लेने के लिए एक ऐप है कैलिबर, उसमें इनकी वेबसाइट से लेके वो फेच करके एक ईपब फाइल बना के वो दे देता है, तो मुझे वो काफी यूजफुल लगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम हिंदू की वेबसाइट पे जाके उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। और न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उससे ना केवल हमें एकेडमिक जो आसपास चल रहा है उसके बारे में पता लगता है, कि पर हमें हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, हमें एक्सप्रेशन बेटर आता है, कैसे और चीजें क्या चल रही है हम उसको भी जानते हैं, और वो ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज में हमारे कहीं ना कहीं काम आता ही है। फिर जहाँ तक एनजीओ की बात है, मैंने 2021 में और 2022 में मनोबल दीपस्तंभ के साथ मैं जुड़ा था, ताकि मुझे बेसिक गाइडेंस मिल पाए कि एग्जाम को कैसे अप्रोच किया जाए बीइंग अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे टॉपर स्टॉक अवेलेबल थी, कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की भी थी, पर एक स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड पीडब्ल्यूडी के लिए ही उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, उसमें मनोबल ने मुझे कंट्रीब्यूट किया, जिसमें यजुर्वेंद्र सर ने भी मुझे मोटिवेशन देने का काम किया। सर इसी के साथ ठीक है, नहीं कंटिन्यू करो। हाँ, तो इसी के साथ फिर जब मेंस की बात आती है तो उस टाइम पे बहुत मेजर चीज होती है कि मैं वैल्यू एडिशन के लिए नोट्स बनाने। नोट्स के लिए फिर मैंने एक फिजिकल कीबोर्ड ले रखा था, उसको मैं ओटीजी केबल के साथ में अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लेता था। फिर जो भी चीज, कुछ लेक्चर सुन रहा हूँ मैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, और या फिर न्यूज़पेपर मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं, तो मैं अपने फोन पे टाइप करके उसको व्हाट्सएप पे सेंड करके अपनी फ्रेंड को उसको कंपाइल करा के पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करा लेता और पीडीएफ को पढ़ पाता था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत एक भ्रांति है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही खराब चीज है, और हमें जब यूपीएससी में तो हमें किसी गुफा में चले जाना चाहिए या आइसोलेशन में बिल्कुल सोशल मीडिया बंद करके रख देना चाहिए। सोशल मीडिया केवल एक टूल है, और ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे यूज ले रहे हैं। जैसे कि मैंने
व्हाट्सएप को ऐसे यूज किया कि उस पर अपने नोट्स सेंड करे, उसमें ग्रुप्स बना लिए मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, और उसमें नोट्स कंपाइल करवा लिए। तो उससे मुझे काफी ईजी हुआ पढ़ना, वरना काफी हैपहैजार्ड वेदर में रहता है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर ऐप नहीं है जहाँ पे मैं ऐसे पर्टिकुलर नोट बना पाऊँ। तो मैंने कीप नोट्स का और व्हाट्सएप का काफी यूज किया इस चीज के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव यूज भी हो सकता है सोशल मीडिया का। कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर घंटे का ये था कि कोई फिक्स टाइम लेके मैं नहीं चलता था कि मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं। मैं रादर वो देखता था कि मेरा टारगेट क्या है। जैसे अगर मैंने आज टारगेट रखा है कि मुझे 50 पेज इस पर्टिकुलर बुक के पढ़ने हैं, तो मुझे वो 50 पेज पढ़ने हैं। अब उसके लिए मुझे चाहे से कितना भी टाइम लगे, मैं उस टारगेट को कंप्लीट करे बिना नहीं सोता था। जैसे रात के 12 बजे या रात के 2 बजे मुझे वो टारगेट करना है तो करना है। तो मुझे लगता है कि हमें कोई क्वांटिटी ऑफ टाइम लेके नहीं चलना चाहिए, रादर हमें देखना चाहिए कि टाइम जो है वो क्वालिटेटिव वे में अपन यूज कर पाए। अगर हम 10 घंटे पढ़ भी रहे हैं, 8 घंटे पढ़ भी रहे हैं, पर अगर हमें वो ग्रास्प नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम का मतलब नहीं है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि टाइम की जगह हम टारगेट बेस्ड अप्रोच लें और उस टारगेट को कंप्लीट जरूर करें। और अगर उस टाइम पे अगर मूड नहीं भी कर रहा पढ़ने का, या फिर नहीं पढ़ पा रहे, समझ में नहीं पा रहा किसी वजह से, तो उस टाइम पे थोड़ी देर ब्रेक ले लें और उसके बाद दोबारा कोशिश करें। टाइम के साथ अपने आप को बांध देना। ये जिन फ्रेंड को आप भेजा करते थे नोट्स ओटीजी पे, वो भी बहुत खुश होंगी अब तो। जी, वो बहुत खुश हैं, और उनका भी काफी सपोर्ट रहा है कि जैसे कोविड पीरियड था तो मैं अपने आप को काफी आइसोलेट कर रखा था कि मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मेरा केवल पढ़ाई में अच्छा है, मैं पढ़ाई करूंगा। पर उन्होंने मुझे काफी फोर्स किया कि मैं डिबेट ज्वाइन करूं, ऐसे राइटिंग में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे में नॉलेज है तो उसको मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, मुझे ऐसे कट के नहीं रहना चाहिए मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो वही थी जिन्होंने मुझे पहली बार फेस्ट में पार्टिसिपेट करवाया, और उसके बाद से मैंने काफी चीजों में पार्टिसिपेट किया, काफी क्विज़ में, काफी डिबेट में, और मैं काफी में जीता भी हूँ। हमारी कम्युनिटी की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है रिप्रेजेंटेशन, जिसपे हम बहुत बात करते हैं। तो कम से कम यूपीएससी में हम ये देख रहे हैं पिछले 10-15 सालों से कि काफी जो हमारे पीडब्ल्यूडीज हैं वो आ रहे हैं। इस बार भी लगभग 45 लोगों का हुआ है। तो अगर ऑन एन एवरेज हर बार 30 से 45 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो ये नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। इंस्टेंटली हमें पॉलिसी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन अभी डिसेबिलिटी साइड से देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इट विल टेक सम टाइम? कितना बड़ा इशू हम लोगों के आने से, हमारी रिप्रेजेंटेशन होने से सॉल्व होगा? एक तो ये, क्योंकि आप लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है सोसाइटी की, खासतौर पे डिसेबल सोसाइटी की, बट कुछ अभी परिणाम अभी तक तो कम से कम ज्यादा नहीं देखने को मिले हैं पॉलिसी चेंजेस में। हाँ, इनडायरेक्टली हो जो हम लोगों को पब्लिक डोमेन में नहीं पता, वो अलग बात है। दूसरी चीज, जब आप तैयार कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी की, जो डिसेबल्ड यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, जो सिविल सर्वेंट बन चुके हैं, क्या उनकी ओर से किसी तरह की सपोर्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए? जी सर। सर मैं मानता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग में अभी कुछ लैक्यूनाज हैं जहाँ तक कि डिसेबिलिटी की बात है, पर सर धीरे धीरे काम हो रहा है। और यूपीएससी ने पिछले 10 साल से, स्पेशली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आने के बाद में, एक रिजर्वेशन तय हो चुका है, तो उससे 4% एम्प्लॉयमेंट में उनको लेना पड़ रहा है। तो अब यूपीएससी मना नहीं कर पा रहा, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी, और हर साल 30, जैसे आपने बताया, 30 से 45 लोगों का एडमिशन तो हो रहा है। और वो जैसे जैसे गवर्नेंस में जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, तो वो पॉलिसी मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सर जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है, अगर हमें इंस्टेंट बदलाव चाहिए, जो बहुत जरूरी भी है, तो हमें एडवोकेसी का सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारे इश्यूज हैं, मुझे लगता है हमें उन्हें और थोड़े एम्पलीफाई करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, या अलग अलग प्लेटफॉर्म से, या फिर जो अथॉरिटी है उनके पास उनको पहुंचाना पड़ेगा, ताकि उनको बार बार बताना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये रियल में इशू है और इसको सॉल्व करना है। और पॉलिसी मेकर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इशू है उसको वो इग्नोर ना करे, और क्योंकि उनके लिए हो सकता है कि वो बहुत छोटी चीज हो, उनके लिए वो एक एक्शन हो या एक साइन हो, पर वो किसी की पूरी लाइफ बदल सकता है, वो किसी के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है उसकी लाइफ में, वो उसका पोटेंशियल एनहांस कर सकता है। तो ये रहता है। और साथ ही में जो और डिसेबल्ड इंडिविजुअल है जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट हैं, उनका मुझे बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मैंने उनसे बात करी, उनका कॉन्टैक्ट लेके, कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। सर इसमें मोनिका मैम थी जिनका 2014 में सिलेक्शन हुआ था, स्पर्श गुप्ता सर थे, सम्यक जैन सर थे, आयुष अग्रवाल सर थे। इन सब ने मुझे हेल्प करी, जो विजुअली इम्पेयर्ड होके भी सिविल सर्विस में थे और काफी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और सिविल सर्विस में भी। तो उनसे मैंने पूरी गाइडेंस ली कि मुझे हर एक स्टेज पे कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। और सर अभी मैं भी रेडी रहूंगा कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को अगर मुझसे हेल्प चाहिए, तो वो आपके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं पूरा रेडी रहूंगा कि मैं उनकी जितनी हेल्प हो सके हेल्प करूँ। अपनी ईमेल आईडी बता दो। जी सर। सर मेरी ईमेल आईडी है manu.garg.2001@gmail.com। सर रिपीट, manu.garg.2001@gmail.com। सर कोई भी इस पे कांटेक्ट करेगा तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरी हेल्प कर सकूं। बिल्कुल।
मुझे लगता है कि एक फॉर्मल ग्रुप भी होना चाहिए यूपीएससी जिन्होंने क्रैक की है, ताकि इंडिविजुअल तौर पे उनको कांटेक्ट लेके बातचीत ना करनी पड़े। एक उनका सपोर्ट सिस्टम ही बन जाए, तो जो भी एस्पिरेंट है थोड़ा थोड़ा टाइम, अब तो बहुत सारे हमारे आईएएस दोस्त हैं, तो वो अगर एक प्रॉपर एक ग्रुप बनाए जिसमें वो टाइम निकाल के इनको कोचिंग दे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा तो अच्छा होगा। दो चीजें मनु आपसे जानना चाहता हूँ। एक कि भाई अब राजस्थान में ऐसा क्या आप लोगों को खिलाना शुरू कर दिया गया? बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज एक के बाद एक आ रही हैं। पिछले साल हमने प्रवीण जी का देखा, फिर हमने सिद्धार्थ को जज बनते देखा, अभी हाल ही में श्वेता को भी हमने जुडिशरी में नाम सुना है, उसके बाद अब आपका आना हुआ है। तो ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है भाई राजस्थान में, जो बाकी लोगों को भी बताओ, उनको भी मजा आए। सर राजस्थान के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे कुदरत ने हमें रंग नहीं दिए, मतलब पूरा डेजर्ट मरुस्थलीय इलाका है, तो हम राजस्थानी कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं कि ऐसे अपनी जिंदगी को रंगीन बनाया जाए, तो इसलिए हमें हमारा रंगीला राजस्थान बोला जाता है। तो सर शायद वो वजह हो सकती है, पर सर ऐसे ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, डिसेबल्ड लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर ठाकरे सर थे, वो महाराष्ट्र से थे, आयुष अग्रवाल सर थे, वो यूपी से थे, तो पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, केवल राजस्थान की बात नहीं है, तो ये काफी अच्छी बात है। और सर आपने जो ग्रुप का बोला था, मनोबल अपने वर्कशॉप टाइम टू टाइम कराता रहता है कि अलग अलग सिविल सर्वेंट जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो अलग डिसेबिलिटी की भी हैं, उनको लाके ताकि एक वर्कशॉप करे जा सके, ताकि उसमें गाइडेंस मिले। हाँ, वो तो एनजीओ की ओर से है ना, मैं तो यूपीएससी वालों की ओर से एक अपना ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो एनीवेज, नाउ 91st रैंक, तो इट मींस इट्स ऑलमोस्ट क्लियर दैट यू आर गेटिंग आईएएस, राइट? ये सर अभी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई, वो आजकल में आने का है। मतलब अभी हम पॉसिबिलिटी यही है कि आपको आईएएस मिलेगा। तो जी सर। आप एक्साइटेड हो, नर्वस हो, किस तरह की फीलिंग्स? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस? तो कैसा अभी माइंडसेट क्या है? सर अभी 3 दिन से तो काफी सेलिब्रेटरी मूड में हूँ, पर साथ ही मुझे जिम्मेदारी का एहसास है कि मेरी काफी अच्छी रैंक आई है, और मुझे इसमें पूरा कोशिश करनी है कि जो मेरी रैंक आई है मैं उसको आगे भी कंटिन्यू करूँ। जो मैंने परफॉर्मेंस अभी एग्जाम में दिया है, मैं अपनी सर्विस के अंदर भी उसको सेम कंटिन्यू कर पाऊँ। तो इसके लिए सर अभी मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बेटर इंडिया वेबसाइट है और भी वेबसाइट से वहाँ पे देखा था कि कैसे सिविल सर्वेंट काम करते हैं और वो कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। साथ ही सर मैं ये झूठ होगा अगर मैं बोलूँगा कि नर्वस नहीं हूँ, थोड़ा सा नर्वस में हूँ कि मैं आगे जो इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं वो कैसे फुलफिल कर पाऊंगा। पर मुझे लगता है कि जैसे पहले भी मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, अगर मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ रहेंगे तो मैं आगे भी अच्छे कर पाऊँ। किन लोगों का विशेष तौर पे आप धन्यवाद करना चाहोगे आपकी जर्नी में? सर निसंदेह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो भी मैं आज हूँ, सबसे बड़ा मेरी मम्मी को जाता है। अगर वो नहीं होती, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करती जब मुझे जरूरत थी, अगर वो मुझे एहसास जैसे उन्होंने नहीं दिलाने दिया कि मैं डिसेबल्ड हूँ, अगर वो ये सब नहीं करती तो मैं शायद कभी सपना भी नहीं करता मैं यूपीएससी दे पाऊंगा। उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ में इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली किसी भी चीज़ में कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी। सबसे बड़ा उनका जाता है। उसके बाद में मेरी जो फैमिली है, मेरे जो नानी के घर में जो लोग रहते हैं, मेरे नाना है, मेरे मामा है, मौसी है, मेरी मामी है, इन सब का रोल है। क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है आसपास, जो इश्यूज आते हैं, जैसे कुछ चीज़ स्कैन करनी है या फिर कुछ चीज़ फोटो कॉपी करानी है, कुछ चीज़ पढ़नी है मेरे लिए, शुरू में न्यूज़पेपर्स मेरे लिए उनको पढ़ने पड़ते थे, तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, कभी मेरे से इरिटेट नहीं हुई कि ये इतना सारा मुझे क्यों पढ़ना पड़ रहा है या फिर हमें तो और भी काम रहते हैं। सारा काम छोड़ के उन्होंने हेल्प किया। फिर साथ ही में मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, वो आज तक मेरे साथ हैं। फिर स्कूल मैनेजमेंट, जब मेरी डिसेबिलिटी हुई थी मैं सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता था जयपुर में, उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं किया कि मुझे कोई स्पेशल अलग से कर रहे हैं या फिर कभी बहुत ज़्यादा एम्पैथी से या एपैथी से मुझे ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एट पार नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जैसे और क्लास में बच्चे थे। ये ज़रूर था कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो वो उसमें सबसे आगे रहते थे। सर जैसे कि मैं एक इंस्टेंस बताना चाहूँगा, 10th क्लास में मेरे बोर्ड में 9.8 CGPA आई थी, तो तब मुझे कंप्यूटर साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था कि कंप्यूटर्स काफ़ी एक अच्छी फील्ड है, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। तो मुझे इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस नाम का सब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटर साइंस के लिए होता है, वो मुझे 11th-12th में लेना था। तो आसपास मुझे कुछ लोगों ने बोला कि जब अगर मैं देख ही नहीं पा रहा तो मैं कंप्यूटर पे कैसे करूंगा, वो भी 11th-12th के लेवल का कंप्यूटर पे, जावा और ये सब चीज़ें मैं कैसे कर पाऊंगा। तो सब तब मेरे स्कूल के फादर प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मुझे उस सब्जेक्ट को ले लेना चाहिए और स्कूल उसमें मेरी पूरी हेल्प करेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। सर टीचर जो थे उसने मुझे बोल के अलग से बताते थे कि कंप्यूटर पे कैसे चीज़ें हो रही है, उसमें कैसे हो रहा है, जबकि उनको पहले एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी डिसेबल्ड कैंडिडेट को डील करने का। इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए, मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया ताकि मैं कर पाऊँ। और सर काफ़ी गर्व से मैं बता रहा हूँ कि मेरे 12th बोर्ड में कंप्यूटर साइंस में उस सब्जेक्ट में
100/100 मार्क्स आए थे। तो ये काफी सही चीज थी और इसमें पूरा स्कूल का रोल था कि उन्होंने मुझे वो सब्जेक्ट उस टाइम पे लेने दिया जो मैं लेना चाह रहा था, मुझे रोका नहीं। वाह, ग्रेट। रोल मॉडल कौन है आपका? सर मेरी मम्मी मेरी रोल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत मेरे करी, जितने सेक्रीफाइस, जितने कंट्रीब्यूशन उनका है, अगर मैं उनका 10% भी कर पाऊँ तो सर बहुत बड़ी बात होगी। इनमें से आप किसको ज्यादा प्रमोट करना चाहेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन? सर मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूंगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन बेटर है, क्योंकि इसमें हम मेन स्ट्रीम का पार्ट बन पाते हैं। जो एक नर्वसनेस रहती है या फिर जो हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आने के बाद वो आइसोलेशन थोड़ा सा मिटता है और लोग भी अवेयर होते हैं। जैसे कि मेरी क्लास में पूरे कॉलेज में भी और स्कूल में भी किसी को कोई डाउट होता था तो मेरे से पूछने आता था, तो उससे मुझे कुछ कमी महसूस नहीं थी कि मैं कुछ कम हूँ, क्योंकि और लोग भी अगर उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछने आ रहे हैं या फिर मैं उनसे पूछ रहा हूँ। तो वो इंटरेक्शन के तौर पे एक इंक्लूसिव सोसाइटी बेटर है। सर स्पेशल एजुकेशन भी ऐसे नहीं है कि वो खराब चीज है। कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे जरूरत पड़ रही है कि मेन स्ट्रीम में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है या कुछ है, तो एक शॉर्ट टर्म में स्पेशल एजुकेशन का भी अपना रोल हो सकता है। डिसेबिलिटी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने में इनमें से ज्यादा बड़ा रोल किसका हो सकता है, पॉलिटिशियंस का या ब्यूरोक्रेट्स का? सर दोनों का इक्वल रोल है और मुझे लगता है कि दोनों को इन टैंडम काम करना चाहिए। अगर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट दोनों हैंड इन हैंड होंगे तो कौन सा चेंज नहीं ला सकता सर समाज में, कौन सा चेंज नहीं आ सकता समाज में। सर पॉलिटिशियंस एक बेसिक ब्रॉड गाइडलाइन बनाते हैं कि क्या पॉलिसी बनानी है, सोसाइटी किस तरफ जाएगी। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट का काम होता है कि उसकी बेसिक निटिग्रिटीज और बेसिक जो डिटेल्स हैं, जो सेक्शंस हैं बेसिकली उस लॉ के, जो इनपुट्स हैं, जो फीडबैक्स हैं, उनको वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। तो दोनों को इक्वल रोल मैं मानता हूँ। मूवीज या स्पोर्ट्स ज्यादा क्या देखते हो? सर मूवीज में पहले देखा करता था, अभी यूपीएससी की जर्नी के दौरान में मूवीज थोड़ी कम ही देख पा रहा हूँ। पर सर स्पोर्ट्स कोई भी ओलंपिक्स होता है, पैरालंपिक्स होता है या फिर कॉमनवेल्थ होता है तो मैं बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। और स्पेशली क्रिकेट तो मैं बहुत ही अच्छे से देखता हूँ। फेवरेट डिश? सर फेवरेट डिश पनीर की सब्जी और रोटी। किस क्रिकेटर से मिलना चाहोगे अगर लाइफ में मौका मिला तो? सर इसमें 2-3 चॉइस रहेगी सर। एक तो विराट कोहली सर जो अभी खेल रहे हैं और मैं उनको 2016 से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो उनसे तो मेरी मिलने की सच में बहुत ज्यादा इच्छा है। सर साथ ही में सचिन तेंदुलकर सर और महेंद्र सिंह धोनी सर से भी मुझे मिलने का मौका मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फेवरेट बुक? सर फेवरेट बुक जिसने मुझे लगता है मेरी लाइफ बदलती वो थी सेपियंस। सर ये युवल नोह हरारी की बुक है। इसमें उन्होंने बता रखा है कि जो सोसाइटी ऑपरेट करती है वो कैसे ऑपरेट करती है, जो हम ह्यूमन बींग्स बने, जो हम एनिमल से कैसे अलग हुए, कैसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बनी और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे समाज को बदल रहा है आज के टाइम पे। उस पर उन्होंने काफी अच्छा लिखा है, तो उससे मुझे दुनिया का देखने का पर्सपेक्टिव बहुत बदला था। हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी या डिजिटल एक्सेसिबिलिटी? सर फिजिकल एक्टिविटी, ताकि हम समाज में आ पाए और सोसाइटी में इंटरेक्शन कर पाए और इधर उधर जा पाए। फेवरेट मूवी? सर फेवरेट मूवी फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक मूवी थी, वो मुझे काफी पसंद आई थी। अगर आपको इन फ्यूचर कभी मौका मिले तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट चूज करोगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? सर मुझे लगता है कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चूज करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा डिपार्टमेंट रहेगा जहाँ पे मैं पर्सनली अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बेटर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो मनु जी की मम्मी भी है हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है इस सक्सेस पर, मनु के स्ट्रगल पे, उनके स्ट्रगल पे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैम, क्या कहेंगी आप इस सक्सेस पे? थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सक्सेस में ये बोलना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स है उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों के लिए। उनको ऐसे अकेले में नहीं छोड़ देना चाहिए कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये बच्चा नहीं कर सकता। अगर आप एफर्ट्स लगाओगे, जितना एफर्ट्स लगाओगे, बच्चा आपको रेस्पॉन्स कर रहा है तो वो मोटिवेशन उसको आगे ऊंचाई तक ले जाएगा, जैसे कि आज मन्नू ने करके दिखाया है। तो उसने भी मेरे को कोई वीकनेस नहीं छोड़ी कि मन्नू नहीं कर सकता है, ना मेरे को ऐसा लगा कि अगर ये नहीं कर पाएगा तो ये नहीं कर सकता आगे, लेकिन इसे करा है। पिछली बार ऐसे हुआ था, मेरे से नहीं हो पाया था तो हम लोग हार नहीं मानी हम दोनों ने। मैंने बोला नहीं, एक दिन ऐसा आएगा तू करेगा, तू कर, मेहनत कर, हम लोग साथ है, मैं तेरे साथ हूँ और ये जर्नी अपन कंप्लीट तभी करेंगे, तभी अपन है ना क्रैक कर पाएंगे। और वो उसने आज कर दिया। कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं आप? मैं तो बहुत ज्यादा, जहाँ पर मन्नू के लिए ट्रीटमेंट नहीं था, जगह जगह मैं घुमाई, तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ईश्वर ने इसकी आंखें ली थी, आज मेरे को वापस आंखें लौटा दी इस बच्चे के लिए। चलिए, आपको एक बार फिर से पूरी सेक्टर की ओर से, पूरी कम्युनिटी की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फाइनली क्या मैसेज रहेगा हमारी कम्युनिटी के लिए जो लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कुछ ऐसा जो मैंने नहीं पूछा और आप बताना चाहें लोगों को? सर मेरा यही रहेगा कि लाइफ में सेटबैक्स काफी मिलते हैं, काफी चैलेंजेस भी आते हैं,
पर हमें उन सेटबैक से हार नहीं माननी चाहिए, हमें उन पे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कोई चीज अभी नहीं भी हो पा रही तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसको कर नहीं सकते या हमें कुछ कमी है। हो सकता है कि कुछ फैक्टर जो अपने हाथ में नहीं, जो अनकंट्रोलेबल चीजें हैं, वो हमारे फेवर में उस टाइम पे नहीं गई, पर आगे अगर अपन कोशिश करेंगे तो अपने फेवर में जाए। तो मेरा ये रहेगा कि वी शुड कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड लीव द अनकंट्रोलेबल्स टू द ऑलमाइटी। अपने जो हाथ में है, जो कंट्रोलेबल चीज है, उसमें हमें प्रयास करते रहना चाहिए और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया और वन ऑफ द फेवरेट इंटरव्यू मेरे लिए भी। और उम्मीद यही है कि यू आर वेरी हम्बल, आई हैव सीन यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यू विल बी ग्राउंडेड, आप हेल्प करोगे लोगों की और पॉलिसीज में चेंज लाने के लिए अपना रोल अदा करोगे। होपफुली रेडियो उड़ान को आप टाइम देते रहोगे, बातचीत करते रहेंगे। बेस्ट विशेस हमारी ओर से। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने जो रेडियो उड़ान नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये कितने ही लोगों को अवेयर करा रहा है कि वो भी कर सकते हैं और डिसेबिलिटी एक चैलेंज नहीं है, कैसे और डिसेबल्ड लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। साथ ही में अवेयरनेस डिस्पेंसेशन में जो आप काम कर रहे हैं सर, वो भी काफी कमेंडेबल है मेरे अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने मनु गर्ग से, जिन्होंने 91st रैंक हासिल किया है यूपीएससी की परीक्षा में। और आप इस इंटरव्यू को सुने, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से चीजें सीखें, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 080-711-75215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 080-711-75215। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी, आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज।